प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग 2024 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में तमाम सवाल, तमाम डर और तमाम तरह की धारणाएं बैठी हुई हैं। कॉपी कैसी लिखनी है, कैसे लिखनी है, कैसे अंक कट जाते हैं, कैसे अंक मिल जाते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी है बट हम लिख नहीं पाते, आंसर्स गलत लिख देते हैं तो अंक कट जाते हैं। क्या कुछ लोगों को ऐसा मानना है आंसर गलत लिखने के बाद अंक मिल जाते हैं, बस लिखा होना चाहिए। तमाम धारणाएं हैं, तमाम सवाल हैं। उन सारे सवालों के उत्तर तो मैं इसे एक वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ, जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं, उनके हर एक सवाल का जवाब शायद मिल चुका होगा। यदि आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये कॉपी सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है कि इस कॉपी को कैसे लिखना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल जाएं। आइए इस कॉपी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपको एक अच्छी कॉपी लिखनी है, क्या त्रुटियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियों को आपको नजरअंदाज करना और कौन सी गलतियों को आपको अपने मन में बिठा के उनको सही करना है। उन सारी चीजों को, एक अच्छी हैंड राइटिंग एक एग्जामिनर को बहुत ही लालायित आकर्षित करती है और वो भावुक होकर के अंक देने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाता है। ये जग जाहिर बात है। लेकिन क्या बैड राइटिंग है और हमने सही लिखा है तो अंक मिल जाते हैं? बेशक, अगर आपकी राइटिंग बैड भी है, बुरी भी है, लेकिन आप स्पष्ट लिखते हैं कि पढ़ने में आता है और सही लिखते हैं, तो भी आपको 100 में से 100 मिल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए इस कॉपी को देखते हैं। सबसे पहले भरना कैसे है, तो रोल नंबर आपका 2 2 4 4 जो भी है, इस तरह रोल नंबर लिखा जाएगा। फिर आपको रोल नंबर को शब्दों में क्या करना है, 2 0 2 4 5 6 7 ऐसे लिखना है और जीरो को जीरो नहीं, शून्य लिखना हिंदी में। जो विषय है सामान्य हिंदी है, प्रश्न पत्र केवल है। और यहां पर 302 और एजेड पेपर का कोड है, ये आपको संकेतांक लिखना होता है, तो इसे भी आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं और पहला पेज देखते हैं इस कॉपी का क्या है। पहले पेज को कैसे लिखना है, यहां पर सबसे पहली बात तो आपको ये जो रोल नंबर का यहां पर ऑप्शन लिखा है, यहां पे आपको रोल नंबर भर ही लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपको यहां पर रोल नंबर भर ही लेना है। ठीक है, अब रोल नंबर भरने के बाद आपको एक चीज का ख्याल बहुत कायदे से रखना है। क्या रखना है, रोल नंबर भरने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले एक काला स्केच लेना है और उस काले स्केच को लेने के बाद आपको क्या करना है, उस काले स्केच को लेने के बाद आराम से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, खंड का है। हमेशा जिस खंड को प्रारंभ करो उस खंड को फिनिश करके ही दम लो। अगर उस खंड को फिनिश नहीं करोगे तो ये गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उस खंड को, जिस खंड को प्रारंभ करो उस खंड को फिनिश करने की कोशिश करो। अब ये नहीं है कि खंड का में खंड खा के भी प्रश्न डाल दिए हो और खंड खा में खंड का के प्रश्न डाल दिए हो। अगर आपको खंड खा के पहले प्रश्न आते हैं तो आप खंड खा से शुरू करें, अगर खंड का के पहले सारे प्रश्न आते हैं तो खंड का के शुरू करें। और मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा एक चीज, कि आपको हमेशा कॉपी कोशिश करनी चाहिए कि सीरियल से लिखें, क्रम से लिखें। प्रश्न पत्र को हल करें तो क्रमबद्ध तरीके से हल करें। अगर आप तितर बितर हल करते हैं तो इसमें एग्जामिनर को थोड़ी सी समस्या होती है, कॉपी चेक करने में उसको टाइम लग जाता है। कॉपी ऐसे लिखें कि एग्जामिनर के लिए एकदम चेक करने में हलवा हो जाए, और जब हलवा हो जाए तो आपका जलवा हो जाए। आइए, पहला प्रश्न है, कुटच के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंदुमती प्रथम कहानी है, सज्जन के जयशंकर प्रसाद का नाटक है, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद ईद आगे। तो यहां पर क्या सही लिखा है, बिल्कुल ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। यहां पर 5 में से 5 अंक मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पर। अगला पेज हमारा क्या कहता है, दूसरा है प्रश्न संख्या 2। अब यहां पर दूसरा है
तो यहां पर आराम से प्रश्नोत्तर नंबर 2 के सारे खंड करने हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 प्रेम पथिक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तार सप्तक के कवियों का संबंध प्रयोगवादी शाखा से है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार के लिए हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो है, यहां पर आपका आंसर सही होगा। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल श्रृंगार काल, उस काल को नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। तो यहां पर भी सारे के सारे आंसर्स इनके सही हैं। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रयोगवादी शाखा के कवि और सच्चिदानंद, ये भी सही है। तो 5 यहां पर। तो आपके 10 में से 10 सही हो रहे हैं एकदम, ठीक है, 10 सही हो रहे हैं। और फिर आता है आप, बड़ा सवाल एक मन में होता है बच्चों के कि सर हमें गद्यांश पद्यांश का आंसर कैसे लिखना है। तो यहां पर 3 नंबर से गद्यांश चालू होता है। तो यहां पर 3 नंबर से गद्यांश चालू होता है। तो यहां पर एक चीज है कि 2-2 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, पूरा का पूरा 10 अंक का आपको लिखना होता है, ठीक है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। यहां पर 5 प्रश्न दिए हैं। तो यहां पर सबसे पहले बच्चे ने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 3 और 3 के पहला प्रश्न है, संकेत दिया है, एकदम सही काम किया है। हाशिया खींचा है, एकदम ऐसे ही खींचना है आपको, इस तरफ हाशिया नहीं खींचना है। मैं बार बार चिल्लाता हूं, फिर भी कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं और हाशिया खींच देते हैं दोनों ओर का कोई तरीका नहीं। आज तक आपको कोई ऐसी कॉपी नहीं मिली होगी जिसमें इधर भी हाशिया हो और इधर भी हाशिया हो। हाशिया हमेशा बाईं तरफ खींचा जाता है और एक स्केल भर की जगह, यहां पर एक पटरी भर की जगह ली जाती है यहां पर, ठीक है। तो ये माप आप हमेशा याद रखें, एक सुंदरता प्रदान करती है कॉपी। और आपको एक स्केच लेना है, स्केच से आपको हेडिंग्स डालते चले जाना है। वो जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3। और यहां पर रमणीयता और नित्य नूतनता, यानी कि एग्जामिनर को सरलता मिली, वो समझ गया कि गद्यांश यही वाला है, इसी का आंसर दिया गया है, तो उसको पेपर उठाने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ी। तो गद्यांश का देखो यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उपरोक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है? तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि शीर्षक भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो वैसे पूछा प्रश्न क्या गया है? पूछा गया है गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। तो यहां पर उत्तर लिखना चाहिए था उपर्युक्त गद्यांश भाषा और आधुनिकता शीर्षक से उद्धृत है। लेकिन इन्होंने क्या किया? सही किया है इन्होंने, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट दिया शीर्षक, लेकिन यहां पर उत्तर की तरीके से लिखना चाहिए था। और फिर यहां पर पूछा गया गद्यांश के लेखक कौन है 2 अंक में, तो यहां प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी। तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो इस बात पर बल दिया है कि पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है? तो लेखक ने भाषा समूची युग चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है, ठीक है। लेखक ने भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है माना है। थोड़ा सा इसमें प्रश्न गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, तो यहां पर मिल जाएंगे 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने कर दी है। रेखांकित अंश कहां से है? रमणीयता से लेकर के नहीं होती है तक। तो रेखांकित अंश रमणीयता से नहीं होती तक, ये बहुत जबरदस्त तरीका एकदम है कि लेखक को, एग्जामिनर को पता चल रहा है कि उसने रेखांकित अंश की व्याख्या भी आराम से अच्छे तरीके से की है। यहां पर भी 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने भाषा का प्रयोग धोतक का धोतक लिख दिया है, घोतक लिख दिया है, जो सही नहीं है, लिखना चाहिए था सही। अब आता है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में आपको एक पद्यांश का उत्तर देना होगा। पद्यांश को पढ़ना है, नीचे उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहां पहला प्रश्न पूछा गया है 4 का फर्स्ट, पूछा गया है कि पाठ के शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम। कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया? इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? पद्यांश में कौन सा अलंकार है? 4 प्रश्न हो गए और 5वां यहां पर पूछ लिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या।
अब यहां पर देखिए तारतम्यता बनी हुई है, क्रमबद्धता बनी हुई है, बच्चा क्रमबद्ध तरीके से लिखता चला जा रहा है। अब यहां पर संकेत डाला गया, एक अच्छा तरीका है। शीर्षक और रचयिता, शीर्षक कैकेयी का अनुताप, रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, दोनों सही है, 2 अंक यहां पर मिलेगा। कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि रानी को महास्वात ने घेर रखा था, बिल्कुल है। इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5 अंक 10 अंक यहां पर भी क्लियर होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर भी सही है, 2 अंक यहां मिल जाएंगे। द्वितीय रेखांकित अंश है तो द्वितीय रेखांकित अंश का भी करना है। तो यहां पर केवल 2 ही अंक मिलेंगे, 1 अंक 1 अंक यहां क्योंकि 2 ही अंक का होता है, तो 10 अंक यहां पर मिल जाते हैं। अब बच्चे का आप लोगों का एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है, सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, क्या 80 शब्दों में लिखें? तो यहां पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहां पर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहां प्रश्न कह रहा है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 अंक में साहित्यिक परिचय, 2 अंक में रचना। यहां प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम में से आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय 80 शब्द अधिकतम शब्द सीमा होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि अपने को उनका संक्षिप्त परिचय देना है। फ्लो चार्ट एकदम सही तरीके से बना है और लेखक जो एग्जामिनर होगा वो सरसरी दृष्टि से 1907 बलिया जुले ज्योतिषमती और उत्साचार साहित्याचार, वो 1979 मृत्यु, फटाक से यहां पर समझ गया कि बच्चा पूरा का पूरा सही लिखा है। और यहां आके वो देखेगा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, बिल्कुल। और ये जो स्टार बनाए हो इनका कोई औचित्य नहीं है, ये ना बनाए, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। अब इन्होंने बहुत लंबा खींच दिया है, वैसे आप 2 पेज में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इनको फुल में 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 अंक रचनाओं के और 3 अंक 2 अंक रचनाओं के और 3 अंक इनको मिल जाएंगे काहे के, जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय के। इन्होंने 3 हेडिंग्स यहां पर इस्तेमाल की हैं। पहले संक्षिप्त परिचय, ये फ्लो चार्ट हो गया। इसके बाद इन्होंने जीवन परिचय थोड़ा सा दे दिया। लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा टाइम आपका वेस्ट होगा, फिर निबंध में आपका समय कम पड़ जाएगा। इसलिए शॉर्ट में संक्षिप्त लिखने की कोशिश करें। ऑलरेडी वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दी इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और जीवन परिचय जरूर लिखें साहित्यिक परिचय के साथ, इसलिए 5 अंक यहां पर पूरे मिले। फिर महादेवी वर्मा का था, सेम उसी तरह इन्होंने साहित्यिक परिचय लिख दिया है और बहुत अच्छा तरीका है इनका लिखने का, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। फर्रुखाबाद यहां पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, यहां पूरा हुआ 3 अंक यहां और 2 अंक रचनाओं के, कुल मिला के 5 अंक मिल गए यहां पर। ठीक है, तो इस तरह देखो इन्होंने हाईलाइट कर दिया है जो जो पुरस्कार इनको मिले हैं। और यहां पर इनको माता पिता का नाम और यहां पर माता पिता का नाम और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हाईलाइट करने योग्य हैं इन्होंने ब्लैक पेन से लिख दिए हैं। सो स्वीट एंड सो बेस्ट यहां पर तरीका है। इस तरीके से लिखने से आपको भैया कोई अंक नहीं काटेगा, एक आध त्रुटि भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 6 आती है। 6 में क्या आता है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना और 5 अंक में ये आता है। अब यहां पर देखिए इन्होंने अब ये कहानी का सारांश लिखने का एक अद्भुत और विचित्र तरीका, एक शानदार तरीका, लेकिन इन्होंने जो ये गैपिंग छोड़ी है, ये गैपिंग नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हमेशा लिखते लिखते ऐसे कॉपी मोड़ लीजिए, ऐसे ऐसे आप जब कॉपी मोड़ेंगे और जब यहां से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इधर का मार्जिन छूट जाएगा और इधर का मार्जिन आपका बना रहेगा। एक स्केल भर की जगह है, ये भी एक स्केल भर की जगह है, तो ऑलरेडी कितना पेज आपने खराब किया, इतना। ये अच्छा नहीं लगता, हमेशा इसको इधर बढ़ाइए और ये इधर जगह छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर हल्का कम जगह छूटे तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर यहां से लिखते यहां से लिखना चाहिए था, बस ठीक था। ठीक है, और इधर मैंने कहा ऐसे कॉपी आप हमेशा मोड़िए। जब आप कॉपी को ऐसे मोड़ेंगे तो होगा ये कि आप यहां तक लिखेंगे
अब जब यहां तक लिखेंगे और यहां से यहां तक लिखेंगे तो इधर ऑटोमेटिक ये मार्जिन छूट जाएगा, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है और खींचिएगा भी नहीं, लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है यहां पर इन्होंने सारांश लिख दिया है बहादुर का, सो स्वीट सो जबरदस्त एंड कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हेडिंग के साथ इन्होंने लिख दिया है, पूरी हेडिंग के साथ लिखा है, चाहे आप हेडिंग के साथ लिखिए। 80 शब्दों में ये भी लिखा जाता है, 5 अंक मिलते हैं, तो यहां पर 5 अंक पूरे मिलेंगे। फिर आता है खंडकाव्य का, खंडकाव्य यहां पर होता है, खंडकाव्य में आपको अपने पठित खंडकाव्य के अनुसार 5 अंकों में आपको आंसर देना होता है। तो इन्होंने त्यागपथी खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग लिखा है, तो यहां पर त्यागपथी चतुर्थ अंक की कथा अपने शब्दों में लिखना है, तो इन्होंने चतुर्थ सर्ग यहां डाल दिया। और फिर वही गलती कि इधर गैपिंग छोड़ी है, इधर नहीं। मैंने कहा इधर आप कॉपी को ऐसे हमेशा मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हमेशा मोड़ लीजिए, ठीक है। और मोड़ने के बाद आप जो है इधर का मार्जिन भले छूट जाए लेकिन इधर का ना छूटे, ठीक। चलिए, तो इन्होंने क्या लिखा, ये भी 5 अंक मिलेंगे पूरे, क्योंकि सही इन्होंने लिखा है। 80 शब्द ही सीमा होती है इसकी। और फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रही है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि प्रश्न संख्या 8वां आता है। 8वें में आपका क्या आता है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक का अनुवाद, 7 अंक आपका आता है दिग्दर्शिका से। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का है, बहुत सही तरीके से इन्होंने खंड खा डाला। अब यहां पर खंड खा है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 है और संस्कृत का अनुवाद। अब एग्जामिनर को प्रश्नोत्तर संख्या देखने की आवश्यकता नहीं, उसे पता है, हमें पता है भाई साहब, हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता है कि ये क्या लिख रहा है बच्चा और इसमें कितने अंक देना। मुझे पता है कि 7 अंक आते हैं, पर डे बताते हैं आपको। संकेत लिख दिया इन्होंने, संकेत क्या लिखा है, हंसराज और इत्याभाषक तक संकेत लिख दिया। और गद्यांश का देखिए, इस तरह आप संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है, संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, बहुत सही है, यहां पर 2 अंक इसके मिल जाएंगे। और फिर यहां पर देखते हैं, हंसराज तस्सै वरम दत्वा हिमवत शकुनि संघे न सन्निपतत, तो हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया विभिन्न, बहुत सही, ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा सरसरी नजर से सब पढ़ते हैं एग्जामिनर भी, तो यहां पर भी आपका सही हो गया, तो 7 अंक पूरे के पूरे मिल गए। फिर यहां पर एक श्लोक का हिंदी अनुवाद, पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, ये भी 2 + 5 अंक 7 अंक में आता है। तो यहां पर क्या हुआ, संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानि से उदेति सविता ताम्रम च, तो ये इन्होंने कहां से किया है, इन्होंने ये जो है यह देखिए यहां से किया है, ये वाला इन्होंने किया है। अब अथवा के बाद किया है, तो इन्होंने संकेत डाल ही दिया, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। सूर्य उदित होते समय लाल होता, अस्त होते समय भी लाल होता, बहुत अच्छा, ये भी सही है, महापुरुष एक समान रहते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9 आता है। देखिए इन्होंने नए नए पेज से सारे प्रश्नोत्तर शुरू किए हैं, अच्छी बात है, नए पेज से हमेशा शुरू करना चाहिए। यहां पर 9 नंबर में है, 2 अंक में आता है, 1 का अर्थ लिखना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। अगर आप केवल अर्थ लिखते हैं तो 1 अंक, और अगर वाक्य प्रयोग करते हैं तो 1 अंक, कुल मिला के 2 अंक मिलेंगे आपको। कान पर जू रेंगना, यहां पर इन्होंने सेकंड वाला किया तो सेकंड भी डाल दिया। कान पर जू रेंगना, अनसुनी करना, जू न रेंगना होता है ना, कान पर जू न रेंगना, इन्होंने ना नहीं लिखा है, लेकिन वो एग्जामिनर जानता है, प्रश्न है। अनसुनी करना, जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रही पर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगती, तो यहां पर 2 अंक बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। अब यहां पर अपठित गद्यांश आते हैं भैया, देखो अपठित गद्यांशों को लिखने का क्या तरीका है। ये नया टॉपिक आया है, 2024 की यूपी बोर्ड से लागू है। तो यहां पर आप देखिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 में अपठित गद्यांश आए हैं। अब यहां 2 आते हैं, तो कौन सा आपको करना है, तो यहां पर इन्होंने संकेत दे दिया कि हमने आजकल वाला किया है, ये वाला। तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या देखने को मिलता है, तो दिखाई जाने वाली धारावाहिकों में दिखाई गलत लिख दिया, अश्लीलता, अनास्था, फैशन, ये 1 अंक का है, मिल गया। दूरदर्शन का, और ये जो चिन्ह बनाया इन्होंने ये सही नहीं है, ये चिन्ह भैया नहीं बनाने हैं, ठीक है, ये नहीं बनाने हैं।
तो यहां पर बाद के दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, तो इसी में से आपको उत्तर ढूंढना है। इन्होंने ढूंढ के लिख दिया है, एकदम सही लिखा है। 2 अंक का ये है, 5 अंक में आता है। फिर है दूरदर्शन के व्यसनों से बचना क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें मानसिक दृष्टि से कमजोरी आती है और ठीक है, इसलिए बचना चाहिए। दृष्टि भी कमजोर हो जाती है, तनाव भी ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे। तो 5 अंक यहां पर भी फुल मिल गए हैं। फिर यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर 11 में कहता है शब्द युग्मों का चुनाव करना है। एक एक 2 अंक मिलेंगे। 11 का फर्स्ट सेकंड, तो 11 का यहां पर फर्स्ट का आ सही है, लेकिन यहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं डाला है। हाँ, यहां पर फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट इन्होंने डाल दिया है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, फर्स्ट डाल दिया है। तो बात और बात का मतलब होता है बातें और वात का मतलब हवा, तो आ इनका सही है, तो यहां पर भी 1 अंक मिला। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कुल मतलब समस्त, और वंश, यहां पर भी 1 अंक मिल गया। यहां पर 2 अंक मिले, ठीक है। हाँ, यहां पर 2 अंक का होता है। और एक प्रश्न इन्होंने जो है नहीं किया है। यहां पर 2 प्रश्न करने थे, लेकिन एक इन्होंने नहीं किया, इसलिए 1 अंक इनका चला गया। अब यहां वहन और बहन का इन्होंने नहीं किया। वहन मीन्स होता है ढोना और बहन का मतलब भगनी होता है, जो कि इन्होंने यहां पर उत्तर ही इसका नहीं दिया। इस कारण 1 अंक तो गया इनका, जब मिलेगा ही नहीं, जब उत्तर ही नहीं है। एक शब्द का चयन करना है यहां पर, भले बुरे की पहचान करने वाला। तो भले बुरे की पहचान करने वाला, तो अब इसमें क्या है, इन्होंने ये सोचा कि हमें तो एक शब्द का चयन करना है, जबकि दोनों के उत्तर देने हैं। तो यहां पर भी इन्होंने ये गड़बड़ कर लिया, ठीक है। देशद्रोही लिखा है, बाकी इन्होंने सही नहीं किया है भैया, तो इसलिए यहां पर भी 1 अंक इनको मिलेगा। 1 यहां से भी अंक गायब हो गया। अब यहां शुद्ध करना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध लिखना है, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध है, तो 2 अंक यहां पर मिलने हैं। 2 को शुद्ध करना है, ठीक है, शुद्ध करना है। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तुम मुझसे मत बोलो, यहां पर 2 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलो, यहां 2 अंक तो इनके गए, 100 में से 98 का ही टारगेट बचा। वीर रस अब कैसे लिखना, वीर रस यहां पर यह बताया जा रहा है। वीर रस, और यहां पर देखो वीर रस और श्रृंगार रस का भैया क्या करना है, ठीक है। यहां क्या करना है, वीर रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है आपको। परिभाषा लिखो और उदाहरण लिखो और स्थायी भाव लिखो। तो यहां देखिए वीर रस हो गया, जब उत्साह नामक स्थायी भाव बिल्कुल सही है, और मैं सत्य कहता हूं सके बिल्कुल सही है। 1 अंक यहां, 1 अंक यहां। स्थायी भाव भी इन्होंने उत्साह लिख दिया, लेकिन उत्साह को काला लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर आता है अलंकार, उपमा अलंकार इन्होंने लिखा है। 2 समान गुण धर्म, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहां पर भी, ठीक है। और ये देखिए सोरठा छंद है, छंद में इनको अच्छा लिखा है इन्होंने। छंद दोहे के उल्टा होता है, और ठीक है, चलिए 11 11 13 13, ठीक। और अर्धसम मात्रिक होता है। जेहि सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, तो 2 4 6 2 8 3 11, ठीक मात्राएं इन्होंने निकाली हैं। तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ। मात्राएं जरूर निकालें, क्योंकि मात्राएं नहीं निकालेंगे तो दिक्कत है। फिर प्रश्न संख्या 13 आती है, और 6 अंकों का ये काम है। 2 अंक प्रारूप के लिए और 4 अंक सही लिखने के लिए मिलता है। सही प्रारूप और सही लिखने के लिए 6 अंक मिलते हैं, यानी 2 अंक सही प्रारूप होना चाहिए, 4 अंक का सही लिखा होना चाहिए। तो किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद है, तो इन्होंने लिपिक के लिए ही आवेदन किया है। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, विद्यालय में जाना तो प्रबंधक के नाम, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं। विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके यहाँ लिपिक की, और फिर शैक्षणिक योग्यताएं इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपने विशेष डाल देंगे कि अध्यापन में रुचि है और मैं पूरा अपना कर्तव्य निर्वाह करूंगा। फिर दिनांक डाल देंगे और भवदीय डाल देंगे, जो भी है, इसमें नाम नहीं डाला जाता है। तो प्रारूप भी इनका जबरदस्त है, 2 पेजों में जा सकता है क्योंकि बड़ा है। और कोशिश करें कि अन्य जो पत्र आए, आवेदन पत्र ना आए सफाई वगैरह के लिए, तो 1 ही पेज में लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ 2 अंक प्रारूपण के लिए मिल गया है। अप्रारूप भी इनका सही है,
और फिर 4 अंक इनको वो मिल गया है सही लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान देनी है और कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है अंत में निबंध आता है। यहां पर एक बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। 2 अंक आपको रूपरेखा के, 7 अंक निबंध लिखने के, टोटल 9 अंक मिलते हैं। तो मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे, 4-5 आपको एक लिखना। तो मेरा प्रिय साहित्यकार इन्होंने लिखा है 5 नंबर। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 5 और रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म तथा परिचय, शिक्षा, साहित्यिक जीवन और उपसंहार। प्रेमचंद के विषय में इन्होंने लिख दिया, प्रस्तावना लिखा। तो 2 अंक यहाँ पर रूपरेखा के मिल गए और फिर यहाँ पर जन्म और परिचय लिख दिया, शिक्षा लिख दिया, प्रेमचंद। थोड़ा सा ये गैपिंग और इधर की गैपिंग कम होनी चाहिए और यहाँ पर 2 गैपिंग छोड़ दी इन्होंने, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ। फिर आप यहाँ पर आइए, साहित्यिक जीवन लिख दिया इन्होंने और फिर यहाँ उपसंहार लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर पूरे के पूरे 7 अंक इनको यहां मिलते हैं। टोटल में इनके 2 अंक कम हुए, इसलिए कम हुए क्योंकि इन्होंने जानकारी न होने के कारण प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। तो 32 पेज की कॉपी में केवल 2 पेज 3 पेज बचे हैं भाई। 32 पेज की कॉपी आती है, तो यहां पर इनको मिलने वाले जो अंक हैं वो इनको मिल गए हैं 98/100। ठीक है, 98 अंक मिल गए हैं इनको टोटल। क्यों? क्योंकि 2 अंकों का इन्होंने जब उत्तर ही नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि एक सही कॉपी कैसे लिखी जाती है। हमेशा पेपर पाते ही पेपर पर नाम और अनुक्रमांक जरूर डालें, नहीं तो पेपर आपका उड़ के इधर उधर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी है कि राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन अब 2 अंक यहां पर क्यों कटे हैं। यहां पर 2 अंक कटने का कारण यही है कि इन्होंने 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए। तो अब क्या करना है, कोई बात नहीं, 2 अंक तो गए, वरना इनकी कॉपी 100 आउट ऑफ 100 की थी। तो ऐसे ही लिखना चाहिए आपको भी, और कॉपी का फ्रंट पेज भी ऐसे भरना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज्यादा मोहब्बत देंगे, शेयर करेंगे, प्रेम से इसको आगे बढ़ाएंगे। और हिंदी में कोई समस्या नहीं है, अंक नहीं कटते हैं अगर यदि सही प्रारूप, आप सही प्रारूप, सही तरीके और सही ढंग से लिखते हैं, जिस तरह हमने इसमें बताया है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी और हम दे देते हैं कि हमने बताया ना आपको कि इधर लाइन नहीं खींचनी है, इधर खींचनी है, और जो गैपिंग इधर छोड़ी जा रही है, जो मार्जिन आप इधर लिखने में छोड़ रहे हैं वो इधर छोड़िए। कारण यह है कि मार्जिन आप इधर ऐसे, अगर आपको मान लीजिए यहां लाइन इधर मार्जिन आपको खींचना, तो आप यहां पर एक थोड़ा सा हल्का सा मोड़ कर यहां पर बॉर्डर बना सकते हैं। जब मोड़ के बॉर्डर बनाएंगे तो ये बॉर्डर आपको दिखेगा, आइए यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, इधर का बॉर्डर छोटा छूट जाएगा। इस तरह आपकी कॉपी भर जाएगी। लेकिन हम देखिए, हम एग्जामिनर जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि हम अनदेखा करेंगे, लेकिन अब इसके अंक थोड़ी कटते हैं कि आपने कॉपी में इधर लाइन खींचने काटने नहीं। तो रोल नंबर डालिए, कॉपी की समाप्ति पर हमेशा अनुक्रमांक शब्दों में अंकों में डालिए और प्रत्येक पेज पर डालिए, ताकि ये होता है कि आप एग्जामिनर को पता चलता है कि कॉपी यहां पर समाप्त हो रही है। ठीक है, और हमेशा नया प्रश्न उत्तर नए खंड से प्रारंभ करना है, और जहां से लिखिए तारतम्य लिखिए, खंड जिस खंड से प्रारंभ कीजिए उस खंड को ही पूरा करिए। यानी खा खंड के प्रश्नोत्तर खा खंड में लिखिए और का के प्रश्नोत्तर का में लिखिए। यदि भूल से आप ऐसा नहीं कर पाते तो कैसे भी लिख सकते हैं, बस उत्तर सही होना चाहिए। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।